अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक तरफ तो जो ऑपोजिशन का अलायंस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो हुकूमत पर प्रेशर डाल रहा है, हुकूमत पर प्रेशर डाल रहा है और कह रहे हैं कि जनवरी से पहले हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, हुकूमत को घर भेज देंगे। मूवमेंट चला रहे हैं, जलसे और जुलूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त दबाव डाल रही है कि किसी तरह के से नवाज शरीफ को वापस मुल्क में लाया जाए। इस हवाले से वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान की किसी जेल में होंगे और इससे मुतालिक वजीर आजम इमरान खान से आज सवाल किया गया ARY के प्रोग्राम में और उनसे ये पूछा गया कि किस किस्म की कार्रवाई इस वक्त जारी है। तो वजीर आजम ने कहा कि हम अब एक्सट्रेडिशन की तरफ नहीं जा रहे, उसमें ज्यादा वक्त लग सकता है, हम कोशिश करेंगे कि डिपोर्ट किया जाए नवाज शरीफ को। और यह भी उन्होंने कहा, बड़ा अहम बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे बरतानिया जाना पड़ा और बरतानवी वजीर आजम से बात करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। इस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। दो चीज़ें ना, अगर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है, हम कह रहे हैं जो डिपोर्ट करो। प्रीमियर लेवल पे आप भी इस पे आएंगे अगर मसला हल ना हो? अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। अगर मुझे बरतानिया जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, वजीर आजम बरतानवी वजीर आजम से मैं बात भी करूंगा। अब ये कोशिशें किस हद तक संजीदा हैं और क्या हुकूमत इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, ये स्टेटमेंट तो कई अरसे से हम सुन रहे हैं कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश की जाएगी। आज वजीर आजम ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे बरतानिया जाना पड़ा, बोरिस जॉनसन से बात करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। जरा पहले बताइएगा कि इस वक्त ऑफिशियल पोजीशन है क्या, हमने किस किस्म की ऑफिशियल कोशिश की है नवाज शरीफ को वापस लाने की? देखिए, अभी तक जो है वो एक जो लीगल तरीकाकार है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है उसकी बुनियाद के ऊपर कि जो वो प्रोक्लेमेशन ऑफ उनकी एब्सकॉन्डेंस जारी हुई है, इश्तिहारी होने का जो उनका जारी हुआ है, उसकी बुनियाद के ऊपर ख़त लिखा गया है बरतानवी होम सेक्रेटरी को और उनको बताया गया है कि ये लीगल पोजीशन है, ये जो साहब है ये पाकिस्तान के अंदर सजा याफ्ता है और इनका वहाँ पर लीगल स्टेटस नहीं है, ये सिर्फ विजिट पब्लिक मेडिकल वीजे के ऊपर वहाँ पे है। तो अदालत, चूँकि ये जब वो गए थे तो अदालत के फैसले के ऊपर गए थे, अब अदालत ने वो फैसला अपना जो है वो बदल लिया है और अदालत ने उनको वापस आने का कहा है, लिहाजा अदालती फैसले की रोशनी में उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाए। अच्छा, तो अब आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो डिपोर्ट करने की है कि बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को वहाँ से डिपोर्ट कर दे पाकिस्तान। एक्सट्रेडिशन के लिए आप नहीं जा रहे क्योंकि वजीर आजम साहब ने कहा कि वो एक बहुत ही तवील प्रोसेस होगा। दो वजह हैं, एक तो एक्सट्रेडिशन के लिए आप जा भी नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ पे कोई उनका लीगल स्टेटस नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसाक डार को देखें जो वहाँ पे लॉन्गर स्टे पे है, उसका वीज़ा डिफरेंट है। इसी तरह से जो ब्रिटिश सिटीजन है हसन और हुसैन, अगर उनको आप लाएंगे तो फिर आपको एक्सट्रेडिशन में जाना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ के पास चूँकि कोई लीगल स्टेटस नहीं है और वो सिर्फ विजिट वीजे के ऊपर हैं और उनकी जो सेफ गार्ड्स हैं बरतानिया के अंदर वो बड़े महदूद हैं और दूसरा ये कि वो कॉन्विक्ट है, सजा याफ्ता है, बाकी लोगों के खिलाफ केसेस अभी पेंडिंग है, लिहाजा वो डेपुटेशन ही लीगल कोर्स बनता है। लेकिन जब आप कन्विक्शन की बात करें, कन्विक्शन तो पाकिस्तान में है, जुर्म पाकिस्तान में हुआ है, तो इस बुनियाद पे आप डिपोर्ट करने का तो नहीं मुतालबा कर सकते बरतानिया से। ये तो अगर बरतानिया समझता है कि उनकी वीजा की वैलिडिटी खत्म हो गई है या कोई और रीजन है या कोई क्राइम उन्होंने वहां पर किया है, तो उस बुनियाद पे ये बरतानवी हुकूमत फैसला कर सकती है ना। हम तो नहीं कह सकते कि आप डिपोर्ट करें उनको। नहीं, हम कह सकते हैं फॉरेन जजमेंट्स का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जो सिविल लॉ में रिकग्नाइज्ड है और ये एक अमूमी बात है कि हम अपनी फॉरेन जजमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कराते हैं एक दूसरे मुल्कों में। और इसी तरीके से बरतानिया की जो अदालतों की जजमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आके एग्जीक्यूट होती हैं। अभी आपको याद होगा फेमस केस हुआ था जब नॉर्वे से एक साहब जो है वो अपना बच्चा लेके पाकिस्तान में आ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उनको वापस भेजा नॉर्वे में कि वो अपने केस का वहाँ सामना करे। सो फॉरेन जजमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूशन का एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है और स्पेशली जब नवाज शरीफ का वहाँ पे कोई लीगल स्टेटस नहीं है यूके में, लिहाजा उनको वापस आना कतई तौर पे आसान है। हाँ, लेकिन ये तो होस्ट कंट्री का फैसला होता है ना कि कब डिपोर्ट करना है, किस वजह से डिपोर्ट करना है। अगर आप ये कहते हैं कि वो यहाँ पे मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब हैं, यहाँ पे क्राइम किया गया है, तो इस बुनियाद पे डिपोर्ट तो नहीं होता। इस बुनियाद पे आप एक्सट्रेडिशन मांग सकते हैं, लेकिन एक्सट्रेडिशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं।
एक्स्ट्रेडिशन जो है ना, मैं तो बता रहा हूँ ना कि उनका लीगल स्टेटस नहीं है बरतानिया में, वो विजिट वीजे के ऊपर है। अगर उनके वीजे का स्टेटस होता कि वो ब्रिटिश बरतानिया में को परमानेंट स्टे के ऊपर होते, या वीजा उनका होता, वर्क वीजा होता, या और इस तरह की नौयत का वीजा होता, तो फिर आप एक्स्ट्रेडिशन में जाते। लेकिन क्योंकि जब आप विजिट वीजे के ऊपर जाते हैं तो आपका जो एक लीगल राइट्स है वो महफूज होते हैं, इसलिए आप डेपोटेशन में जाते हैं। अच्छा फवाद साहब, आपने एक मिसाल तो यहाँ से दी है कि पाकिस्तान से दोबारा नॉर्वे भेजा गया, लेकिन कोई ऐसी मिसाल है हमारे लिए कि बरतानिया से पाकिस्तान बुलाया गया हो? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर कोई भी मामला सियासी नेचर का हो और उसमें वो एक पॉलिटिकल केस हो तो फिर बरतानिया ऑब्वियसली इसमें सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह अगर कोई ह्यूमन राइट्स केस का मामला हो या ये खदशा हो कि जिस शख्स को आप एक्स्ट्राडाइट करने का कह रहे हैं, डिपोर्ट करने का कह रहे हैं, उस पर कोई और मुकदमा ना बना दिया जाए, तो भी बरतानवी हुकूमत इसमें सपोर्ट नहीं करती। इसलिए कोई ऐसी मिसाल है कि बरतानिया से किसी को पाकिस्तान दोबारा डिपोर्ट किया गया हो? बिल्कुल, वो उसकी भी कई मिसालें हैं। और इसमें एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, बरतानिया का इस वक्त एक बरतानवी मीडिया में भी और हुकूमत में भी एक बड़ी बहस चल रही है कि लंदन में कहा जाता है कि जो तमाम करप्ट थर्ड वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो वहाँ पर पैसे छुपा के बैठ जाते हैं, और इससे बरतानिया का इमेज जो है दुनिया में ख़राब हो रहा है। तो बरतानिया के अंदर और उनकी हुकूमत के अंदर भी एक बड़ी मेजर डिबेट है कि आप इस तरह के लोगों को जो कि थर्ड वर्ल्ड से पैसा चोरी करके यहाँ पे आए हों, आप अपने पास पनाह ना दें। तो उसकी वजह से भी जो बरतानवी हुकूमत है उसको मेरा ये ख्याल है कि फैसला करना कि वो नहीं भेजेंगे मुश्किल होगा, और वो नवाज शरीफ को भेजेंगे। दूसरी बात है बरतानिया जो ज्यादा रिलक्टेंट होता है भेजने में, वो वहाँ पे यूरोप में होते हैं जहाँ पे डेथ सेंटेंस पेनल्टी हो। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं है किसी भी केस में, वो भी एक एडेड एडवांटेज होगा नवाज शरीफ को वापस भेजना। अच्छा फवाद साहब, आप कहें कि वहाँ पे डिबेट होना एक बात है, इन्फोर्समेंट होना अलहदा बात है। अगर आप कह रहे हैं कि कई मिसालें मौजूद हैं तो एक आध मिसाल अगर आप शेयर कर सकें कि कौन सी ऐसी मिसाल है कि बरतानिया से पाकिस्तान किसी को वापस लाया गया हो? इसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी रिसेंटली अगर आपको हो तो वो तो इमरान फारूक मर्डर केस के जो दोनों लोग थे, और उसके बाद तीसरा बंदा जो वहाँ पे था उसको बरतानिया ने पाकिस्तान को भेजा, और ये जो दो लोग थे उनको पकड़वाने में बरतानिया ने बड़ा कलीदी किरदार लीड शेयर की थी उन दो लोगों को पकड़ाने में। आप समझें कि उसी तरह का ही कॉपरेशन जो है वो बरतानिया इस केस में भी करेगा। अच्छा, लेकिन देखिए हमारे सामने काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं। इंडिया ऑब्वियसली आप खुद तस्लीम करते हैं कि एक बड़ी ताकत है और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन विजय माल्या का केस आपके सामने है, 9,000 करोड़ का करप्शन एलिगेशन है, कन्विक्ट हो चुके हैं वो कंटेम्प्ट केस में। इंडिया भरपूर कोशिश करता रहा है, बार बार इंडिया को यूके को कहता रहा है, लेकिन अभी तक विजय माल्या को नहीं भेजा। एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनके जो साहबजादे खालिदा जिया के, वो इसी तरह कन्विक्टेड थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेडिकल रीजन के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी, वो भी काफ़ी सालों से वापस नहीं आए हैं, ना बरतानिया ने उनको भेजा है, जबकि बांग्लादेश कोशिश कर चुका है। तो ये मिसालें हमारे सामने हैं, इंडिया बांग्लादेश कोशिश कर चुके, वापस नहीं आए लोग। अच्छा, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, विजय माल्या को भी हाल ही में एक्स्ट्राडाइट जो है वो कर दिया उन्होंने यूके ने, लेकिन आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए जब नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे तो मैं कह रहा था आप इनको नहीं भेजें, क्योंकि जब भी आप इस तरह के आदमी को बाहर भेजते हैं फिर एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का वालाकार बन जाता है, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। इसलिए आपको अपनी इस तरह के जो लीडरशिप होती है उसको बाहर आप नहीं भेजते जब वो क्रिमिनल केसेस का। अच्छा फवाद साहब, ऐसे विजय माल्या का आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडाइट हो गया, मैंने कोई ऐसी खबर देखी नहीं है, केस सुप्रीम कोर्ट में है, आपको किसने कहा कि एक्स्ट्राडाइट हो गए विजय माल्या? अच्छा, मैं पढ़ रहा था, मुझे मेरा ख्याल है कि वो एक्स्ट्राडाइट हो गया था, आप देख लीजिएगा। वो जो पढ़ रहे थे आप प्लीज अगर भिजवा दीजिएगा, मैं भी वो पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि विजय माल्या एक्स्ट्राडाइट नहीं क्यों है अभी तक। नहीं, मेरा ख्याल है एक्स्ट्राडाइट हो गया, लेकिन बहरहाल ये तो इंटरनेट के ऊपर गूगल कर लें, अगर हो गया तो हो गया, इसमें कौन से इतनी बड़ी बात। ये गूगल आप भी कर लेना, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्राडाइट हो गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप भी कर लें, मैं भी देख लेता हूँ। मैं तो देख के बैठा हूँ, और ये बताया गया है बाकायदा कि उनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बहरहाल अब मुझे जी नहीं, मैं आपको कम से कम अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपको 10 केस भिजवा देता जहाँ एक्स्ट्राडाइट किए हैं बरतानिया ने। चले, मैंने आपको बता दिया कि विजय माल्या एक्स्ट्राडाइट में। अच्छा, आज एक और इंपॉर्टेंट बात की है वजीर आजम इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिलते रहे हैं, और उन्होंने अपनी फिर राय भी दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको मिलना नहीं चाहिए था।
अब यहाँ पे मामला ये है कि कोई कश्मीर का इशू हो, जीबी का इशू हो, उसमें वजीर आजम साहब खुद तो मीटिंग चेयर करना नहीं चाहते, आप लोग भी कहते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के इश्यूज होंगे, वजीर आजम नहीं मिलना चाह रहे, तो फिर जनरल बाजवा को ही मिलना पड़ेगा सिक्योरिटी मामला पे ऑपोजिशन से, फिर क्यों वजीर आजम कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, वज़ीर आज़म ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं की है। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि एक तरफ तो आप मिले, दूसरी तरफ फिर आप उन्हीं मीटिंग्स को और उन्हीं जो शख्सियात है उन्हीं को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें, ये एक बुरी बात है। अदरवाइज अगर सिक्योरिटी मामलात हैं, फॉर एग्जांपल अगर पुलवामा की बात हुई या जो भी सिक्योरिटी का इशू होगा, तो उस पर सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन तो आर्मी चीफ ही दे सकते हैं, और वो मिलें, और उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। किस किस्म की मुलाकातों से फिर एतराज है वजीर आजम इमरान खान को? नहीं, वज़ीर आज़म को किसी मुलाकात से एतराज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आप मिलें तो फिर आप उनको उन मुलाकातों को जनरल बाजवा साहब को या किसी को भी आप मुतनाज़े बनाने की कोशिश ना करें। वो एक नामुनासिब बात है। आज उन्होंने ये कहा कि नून लीग के लोग मिलते रहे और मेरे ख्याल में नहीं मुलाकातें होनी चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि उनका कॉन्टेक्स्ट जो था वो ये था। सही है। अच्छा, एक और आज अहम फैसला, तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है काजी फाइज ईसा केस का। रेफरेंस पहले ही कलअदम हो गया था, तफसीली फैसला आया है। अब इसमें तो बाकायदा ये लिखा गया है कि बहुत सारी इसमें गलतियां हुई हैं रेफरेंस बनाने में, ना पहले नोटिस भेजा गया फाइज ईसा को, और ये मामला पहले ही एफबीआर में चले जाना चाहिए था, जो कि बाद में 7 जजेस ने तफसीली अपने मेजॉरिटी फैसले में कहा भी है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से गलत मूव था, एम्बैरेसिंग मूव था, कि जजेस भी अब यही कह रहे हैं, पहले मीडिया भी आपसे यही कहता था कि ये एफबीआर का मामला है, वहां भेजा जाना चाहिए, ना कि इस पे रेफरेंस बना दिया जाए? मेरी राय शुरू से मुख्तलिफ, मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट जो है वो जजेस के ऊपर रेफरेंस भेजती है तो उससे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं कोई आज़ादी अदलिया की को खतरा बन गया है। इस तरह के काम बार एसोसिएशन को करने चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है, और मैं बाहर में अपने जो लीडर्स हैं उनसे भी ये बात करता रहता हूँ, जब तक बार एसोसिएशन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस को सीरियसली नहीं लेंगे और वो उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर गहरी नज़र नहीं रखेंगे, और सिर्फ हर वक्त हम वकीलों की सियासत को सियासत बना के रखेंगे, तो जजेस अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक रहा है हुकूमतों की तरफ से अकाउंटेबिलिटी करने का जो है वो फैशनेबल ही नहीं है, ना ही उसको कहीं पसंद किया जा सकता। तो मेरी राय शुरू से ये थी कि ये मामला बार एसोसिएशन को देखना चाहिए, हुकूमत से ज़्यादा। तो आपके ख्याल में हुकूमत ने रेफरेंस बनाकर गलत किया था, नहीं बनाना चाहिए था? वो तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है, और उसके जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो मुकद्दम है। हुकूमत की क्या राय थी या किसी हुकूमत के वजीर की क्या राय थी, वो तो इररिलेवेंट हो गई। लेकिन आप समझते हैं कि ये बार एसोसिएशंस को इस तरह के मैटर्स लेने चाहिए? लेकिन बार एसोसिएशन यहाँ पे तो दूसरी तरफ खड़े हुए थे, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था रेफरेंस के खिलाफ, उसमें पिटिशनर सिर्फ काजी फाइज ईसा नहीं थे, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस भी उसमें जो है पिटिशनर्स थी। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट जज के खिलाफ फैसला रेफरेंस दायर करती है तो एक ये फीलिंग शुरू हो जाती है कि कहीं गवर्नमेंट जुडिशरी के खिलाफ कोई इक़दाम तो नहीं करना चाहती, और हमारा माजी में यही रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो बार एसोसिएशन हैं हमारी, उनको स्पेशली पाकिस्तान बार काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट बार को, उनको अपनी अंदर एक मजबूत इस तरह का सेटअप क्रिएट करना चाहिए कि जजेस की जजमेंट की क्वालिटी को भी देखे, और उसके बाद अगर इस तरह के एलिगेशन आए तो उनके ऊपर भी बार एसोसिएशन पहले अपनी रिकमेंडेशन दे कि वो क्या समझते हैं कि ये सही है या गलत है, ताकि मामला इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फवाद साहब, अगर आप समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये तासुर उभरता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है हुकूमत, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वाश भी कर दिया है इस रेफरेंस को, तो वो तासुर मजीद मजबूत होता है ना फिर? मैंने जिस आपको पहले भी कहा कि मैं हक में नहीं हूँ जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करने को सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल, इसके बाद नून लीग का मौक़िफ़ लेंगे। कुछ मिला जुला सा मौक़िफ़ आ रहा है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद नून लीग का जो मौक़िफ़ है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है, या रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं। जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद
ये कहा गया कि इसमें वजीर आजम का कोई रोल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक कठपुतली है और इसकी जिम्मेदारी जो है मुकम्मल तौर पे इदारों पे डाली जा रही थी। लेकिन कल हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इसके जिम्मेदार मुकम्मल तौर पे वजीर आजम है क्योंकि 2 इदारे जो इसमें इन्वॉल्व थे वो वजीर आजम के मातहत हैं और वजीर आजम के अहकाम के बगैर वो काम नहीं कर सकते। लेकिन मरीम नवाज ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो सिर्फ एक मोहरा है, वो कठपुतली है, डमी है और ये जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं आ। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। मरीम नवाज कह रही थी कि इमरान खान तो असल में हुकूमत में है ही नहीं, उनको तो डमी बना के बिठाया गया है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या आज भी नून लीग में 2 मौक़िफ़ हैं, जैसे कि हम कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहिमाना रवैया अपनाते हैं, नवाज शरीफ जहराना रवैया अपनाते हैं, 2 मौक़िफ़ नजर आ रहे हैं। आपने कल कहा कि वजीर आजम जिम्मेदार है, ये इदारे उनके मातहत हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि वो तो हुकूमत में है ही नहीं, असल हुकूमत तो कौन है, पता चलिए। जी, मैंने जो बात की है वो कानूनी हक़ाइक़ बयान किए कि इस मामले में क्या हुआ और ज़िम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि वफाकी इदारे सूबे के पर हमलावर हुए, सूबे के अफसर को अगवा किया। अब इसकी तफ्तीश का तरीका ये था कि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है तो वज़ीर आज़म को कॉल करनी चाहिए थी चीफ़ मिनिस्टर को, उनको बताते कि इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है, या बताते कि हमें इसका पता नहीं है। ये उन्होंने नहीं किया। वफाक ने सूबे से कोई रब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, क्योंकि दोनों इदारों के अफसरान आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जुरिस्डिक्शन है आर्मी एक्ट के मुताबिक कि वो उनसे उनके फ़ैसलों की हद तक बात कर सके। उस पर उन्होंने कहा कि मैंने फैक्ट फाइंडिंग करके और मुझे 10 दिन चाहिए कि ये हुआ क्या है। तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो फैक्ट फाइंडिंग उन अफसरान की हद तक है। अब जो कानूनी हकीकत है वो यही है कि ये दोनों इदारे वफाकी हुकूमत के इदारे हैं और एक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, सर्विस इंटेलिजेंस है, और एक जो रेंजर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं थ्रू दी इंटीरियर मिनिस्टर। ये इसकी हकीकत है। तो अब जिम्मेदारी बराह रास्त वज़ीर आज़म की बनती है कानूनी तौर पर। लेकिन मरीम नवाज साहब तो कह रही है कि वो तो है ही नहीं हुकूमत में, वो तो एक डमी ला के बिठा दिया गया है, तो वो तो बिल्कुल क्लीन चिट दे रही है कि वज़ीर आज़म साहब का तो उसमें रोल बन ही नहीं सकता। जी, तो वो उससे आगे उन्होंने जो बात की है वो पॉलिटिकल बात है और वो हकीकत है, वो एक ज़मीनी हकीकत है आज की कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं हैं। अगर होते तो वो बता देते कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया। ये सारा मामला तय होगा जब वज़ीर आज़म ये बताएंगे कि मैंने इन इदारों को ये हुक्म दिया या नहीं दिया। लेकिन वज़ीर आज़म अगर नहीं खुद बात कर रहे, इस पे उनकी काबीना तो आकर ये बात कर रही है कि इसमें सिंध पुलिस जिम्मेदार है, इसमें वफाकी हुकूमत का तो कोई किरदार ही नहीं है। तो फिर बात ख़त्म हो गई, फिर झगड़ा किया है। फिर सिंध हुकूमत उठा के ले गई आईजी को रात में। बात तो आईजी को उठाने की है ना। ये इस वक्त इस बात को तस्लीम किया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं कि आईजी को कौन से वफाकी इदारों ने उठाया, जिसमें रेंजर्स थे, रेंजर्स की बात आई है और उसमें इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की बात आई है। अब मसला ये है, मैंने कल भी ये जिक्र किया कि अभी तक सिंध पुलिस की आईजी ने कोई एफआईआर जमा नहीं करवाई जी, उन्होंने कोई दरख्वास्त भी नहीं दी, मेरे साथ हुआ है। हाँ। उसके बावजूद मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब की क्या बात हुई है। नून लीग ने तो दरख्वास्त दी है एफआईआर के लिए। किसने? नून लीग ने, आपकी जमात नहीं, ने। नून लीग ने तो अपने मसले के लिए दी है ना, कि जो चादर और चार दीवारी पर हमला किया गया, जो मरीम नवाज साहब के कमरे पर हमला किया गया, दरवाजे को तोड़ा गया, उस पर दी है। तो वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है फिर? अगर आप समझते हैं कि उसमें सिंध हुकूमत कह रही है हमारा कोई इसमें किरदार नहीं है, आप समझते हैं जिनका किरदार है वो एक्सपोज होने चाहिए, तो सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है? जी, यही हकायक है ना। जहाँ पर आईजी एफआईआर नहीं दर्ज करा सका, आईजी को उठा लिया गया, वहाँ पर एक बेचारा एसएचओ क्या करेगा? आप ज़रा मामले को समझें ना, कि जहाँ पर आईजी महफूज नहीं है वहाँ पर एसएचओ भी गैर महफूज तस्वर करता है। तो सिंध हुकूमत अपना वेट डाल सकती है ना एफआईआर के लिए। सिंध हुकूमत तो अपना आईजी बचाने से कासिर है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी।
मतलब सिंध हुकूमत अपने सूबे में सिंध पुलिस के जरिए ना आईजी के खिलाफ एफआईआर कटवा पा रही है, ना जो आपकी दरख्वास्त है उस पर एफआईआर। आईजी को उठाकर ले जाया गया, ये एक हकीकत है। आईजी अगर खुद महफूज नहीं है, वो किसी को क्या हिफाजत देगा। अगर आईजी अपने मामले को, अपने अगवा पर एफआईआर नहीं कटवा सका तो एसएचओ बेचारा कटवाएगा। लेकिन जो मैंने बातें सुनाई हैं, पहले शुरू में आपका एहसन इकबाल साहब का एक मौक़िफ़, पूरी जमात का एक मौक़िफ़ था मरीम नवाज़ का, फिर आप एक मौक़िफ़ देते हैं कि हुकूमत इसकी मुकम्मल जिम्मेदार है, वज़ीर आज़म के कहने के बगैर ये हो नहीं सकता। आज मरीम नवाज़ साहबा का इसका उलट बयान देना, क्या ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं उनका, और वो टीवी पे उनकी तकरीर नशर नहीं की जा सकती, तो उनका मौक़िफ़ मरीम नवाज़ के जरिए आ रहा है, और शहबाज शरीफ क्योंकि जेल में वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते तो उनका मौक़िफ़ आपकी तरफ से अब सामने आ रहा है। नहीं, शहबाज साहब से मेरा राब्ता नहीं है। हाँ। मौक़िफ़ वही है, आप बात को उधर समझे ना। मैंने क्या कहा है, मैंने कानूनी हक़ाइक़, मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मैं जानता हूँ इन इदारों का क्या रोल है, इनको कौन ऑर्डर्स दे सकता है कानूनी तौर पे। तो कानूनी तौर पे ये जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म की है। मरीम नवाज़ साहबा ये कह रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तो कठपुतली है, उसके पास इख्तियारात नहीं है। अगर होते तो खुद बताता कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया। ये सारा मामला वहाँ से इब्हाम पैदा होता है कि ये मामला वज़ीर-ए-आज़म से या तो उसकी मर्ज़ी से हुआ और वो झूठ बोल रहे हैं, या उनको पता नहीं था और हो गया है। दोनों मामले बड़े तशवीशनाक हैं। अच्छा, लेकिन बस साहब, आप खुद साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, आपको लगता है कि तमाम चीज़ें क्या कानून के मुताबिक ही होती हैं? हमेशा जब इस किस्म के फैसले होते हैं तो उसके पीछे अहकामात वज़ीर आज़म के ही होते हैं, और अगर ऐसा है, हमेशा ऐसा ही होता है, तो फिर आपकी तो मूवमेंट का कोई जवाब ही नहीं होता। मैंने इसका भी कल जिक्र किया था कि एक लॉफुल ऑर्डर होता है, एक अनलॉफुल ऑर्डर होता है। ये आर्मी एक्ट में डिफाइंड है, क्योंकि इन दोनों इदारों के अफसरान का ताल्लुक आर्मी से है, तो उनके आर्मी एक्ट में डिफाइंड है कि लॉफुल ऑर्डर क्या है। और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अजहर खान केस में ये बता दिया था कि लॉफुल ऑर्डर को ओबे करना एक आर्मी ऑफिसर की जिम्मेवारी है, और अनलॉफुल ऑर्डर को ना ओबे करना भी उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है। और ये डिफ्रेंशिएशन कि क्या लॉफुल है और अनलॉफुल है, ये उस अफसर का काम है। तो अब पहले पता ये करना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये हुक्म दिया इन इदारों को कि आईजी पुलिस सिंध को उठा लिया जाए, ये पता करना है। और अगर नहीं दिया तो उन्होंने किसके ऑर्डर पे ये इम्प्लीमेंटेशन की। लेकिन आपने कल ये बात जो की है कि वजीर आजम के अहकामात के बगैर एजेंसीज या रेंजर्स जो हैं वो काम ही नहीं कर सकते, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यही अगर वज़ीर आज़म ने ऑर्डर दिए हैं तो एतराफ़ कर लें। हाँ। अगर वो तो कह रहे नहीं दे, वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वफाकी हुकूमत को तो ये मौक़िफ़ है ना। लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं कि उनके बगैर, उनके अहकामात के बगैर, वज़ीर आज़म के अहकामात के बगैर ना एजेंसीज, ना इदारे, ना रेंजर्स कोई काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब नवाज शरीफ साहब हमें ये बताते हैं कि ज़हीरुल इस्लाम ने पैगाम भिजवाया मेरे इस्तीफ़े का, तो क्या नवाज शरीफ ने खुद अहकामात दिए उस वक्त के DGISI को कि मेरा इस्तीफ़ा मांगो? क्योंकि आप तो कह रहे हैं वज़ीर आज़म के अहकामात के बगैर हो नहीं सकता। जी, तो नवाज शरीफ साहब ने एक और बात भी की थी, स्टेट वावर स्टेट की, ये वो मामलात हैं। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ ना, वो यहीं से क्लियर होगा ना कि अगर वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया इन दो इदारों को कि आप IG पुलिस को उठा लें तो वो जिम्मेदार हैं। अगर नहीं दिया तो मामला उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है कि ये इदारे खुद एक्ट कर रहे हैं इन मामलात पर। या सिंध हुकूमत की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी? वो तो इंक्वायरी के बाद सिंध हुकूमत अपने IG को तो अगवा नहीं करेगी ना। लेकिन इंक्वायरी तो सिंध हुकूमत ने भी बैठाई है, और इंक्वायरी है। जो इससे भी खौफनाक बात है, वो अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे कि IG के साथ हुआ क्या, एडिशनल IG के साथ किया हुआ, क्योंकि उनकी तो सारे पुलिस अफसरान छुट्टी लेकर जा रहे थे। लेकिन जो इससे बड़ी खौफनाक बात है, ये सारा अमल इसलिए किया गया कि आप मरीम नवाज साहिबा के कमरे को तोड़ सकें, उनको हरासां कर सकें, उसके लिए कानूनी जवाज़ मुहैया करने के लिए ये काम किया गया। ये सबसे खौफनाक बात है कि आज मुल्क के अंदर मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क की हुकूमत, मुल्क के इदारे चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने के लिए इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, IG पुलिस को अगवा कर रहे हैं कि वो पर्चा दर्ज कराए और हम ये अमल कर सकें।
ये सबसे खौफनाक बात है। दरवाजा तोड़ा गया, क्या ये वीडियो से तो अभी तक साबित नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने भी इस पर अपना कोई मौकिफ नहीं दिया है, तो क्या अगर पुलिस को वो मतलूब थे, पुलिस वहां पे गई और आज ये भी खबर चलती रही कि आधा घंटा उनका इंतजार किया गया, उनको नीचे बुलवाया गया, जब वो नहीं आए तो फिर ऊपर उनको गए, दरवाजा नॉक किया और वो बाहर आ गए, दरवाजा तोड़ने वाली बात हकीकत? दरवाज़ा तोड़ा गया, जो हमने उसकी फुटेज भी देखी है, फ़ोटो भी मौजूद है, दरवाजे को तोड़ा गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। और अगर बदनीयती नहीं थी तो उस पर्चे में, पहले तो पर्चा ही झूठा है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की गई, पर्चा भी झूठा है, उस पर्चे में 506 डाली गई की धमकी। जिस आदमी ने पर्चा दर्ज कराया है वो खुद क्रिमिनल है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, ये सब हकायक मालूम करके, और फिर उस पर्चे में पहला जो मुलजिम था वो मरीम नवाज साहिबा हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सिर्फ हरासां करना था। और फिर जब ये कड़ियाँ जुड़ती हैं कि आईजी अगवा हुआ कि मामूली बात आप समझते हैं, दुनिया की तारीख में मैं नहीं समझता कि ऐसा वाक़या हुआ हो कि एक वफाकी हुकूमत एक सूबे के आला अफसर को उठाकर ले जाए, उससे पर्चे दर्ज कराए, उस पर प्रेशर डाले और फिर चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को तोड़े। ये मामूली बात नहीं है। अच्छा अब्बासी साहब, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के अहकामात के बगैर हो नहीं सकता, तो ये बात सादा बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की पहली पेशी थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त एहसन इकबाल साहब, और आपको याद होगा कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था, वो बाहर गेट पे ही खड़े रहते, रेंजर्स ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो क्या हम ये समझे कि शाहिद खान अब्बासी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अहकामात दिए थे रेंजर्स को कि इंटीरियर मिनिस्टर भी आए उसको अंदर नहीं जाने देना? ये अहकामात जरूरी तो नहीं है कि वज़ीर आज़म की तरफ से है, लेकिन आप तो वज़ीर आज़म को टारगेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सादा बात है, लेकिन ये कानूनी हकीकत है। हमारे मुल्क की हकीकत ये नहीं है। हमारे मुल्क की हकीकत स्टेट अबाब स्टेट की है। यही बात नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, यही बात आज इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, यही बात, ये बदनसीबी है हमारी, यही बात पूरा मुल्क कह रहा है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। आइन कहता है कि ये इदारे वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं, इनको अहकामात सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। ये सारी बात है। अच्छा, आज एक और बात भी मरीम नवाज साहब ने की, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि नोटिस जो है वो सिर्फ या तो अदलिया को लेना चाहिए था या हुकूमत को लेना चाहिए था। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए, इसके बाद बात करेंगे जी। एक डेमोक्रेसी होती है, उसमें नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए, और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए। जी, कह रहे नोटिस हुकूमत को लेना चाहिए या अदलिया को लेना चाहिए, और किसी को दरख्वास्त भी नहीं करनी चाहिए कि किसी और को कि उनसे नोटिस ले। कल मरियम औरंगजेब साहबा आर्मी चीफ से दोबारा रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस बात का भी नोटिस लें। एक तरफ आपकी ये लाइन है कि उनसे ना कहें कि नोटिस लें, लेकिन दूसरे मेंबर्स कहते हैं आके नोटिस। हमारी कोई लाइन नहीं है, हम हकीकत पर बात कर रहे हैं। हकीकत एक जो मरीम नवाज साहब कह रहे हैं वही बात मैंने भी की है कि ये काम वज़ीर-ए-आज़म का है कि वो बताए कि उसने ये काम किया है या नहीं किया, उसके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता कानूनी तौर पर। और दूसरी बात ये है कि इसका अदलिया ही, ये ऐसा मामला है जो मुल्क में पहले पेश नहीं आया। इसको आप पूरी तारीख देखें, कभी भी जो वफाक है सूबे पर हमलावर नहीं हुआ। सूबा वफाक पर हमलावर हो चुका है, आप वो भी भूल जाते हैं कि वो भी यही लोग थे, इमरान खान साहब भी थे, जो केपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर लेकर, मशीनरी लेकर वफाक पर हमलावर हुए थे। आज वो वफाक में होकर सिंध के सूबे पर हमलावर हुए हैं, तो इसका नोटिस कौन लेगा? मैंने भी कल ये कहा है कि मुझे तो अदलिया नज़र आती है। अदलिया आज खामोश क्यों है? वो अदलिया जो मुल्क में अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को सुओ मोटो नोटिस लेकर रोकती थी या उसकी पूछ गूछ करती थी, आज वो एक आला अफसर के अगवा पर खामोश है। और या सेनेट भी एक इदारा है जो वफाक और सूबों के ताल्लुकात पर नज़र रखता है, जो सूबों के का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसका काम ही ये है, उसको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। एक और मामला सामने आया है, 25 तारीख को आपका तीसरा जलसा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और ये जलसा कोयटा में है। आज उसका वेन्यू भी चेंज किया गया। अब नेक्टा के आपने कल देख लिया, उनकी जो एडवाइजरी आई है वो कह रहे हैं कि खतरा है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है कोयटा और पेशावर में। और आज जो स्पोक्स पर्सन है, वज़ीर इत्तलात हैं कोयटा के, बलूचिस्तान के, उन्होंने भी आपसे ये दरख्वास्त की कि अपना जो जलसा है वो मौखर कर दें कुछ दिन के लिए, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। क्या गौर कर रही है पीडीएम इस पर? देखिए, ये सब तरीके होते हैं जलसे को ख़राब करने के। गुजरांवाला में हुआ तो पहले कोविड आ गया,
कोविड नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी वो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो हम कंटेनर लगा देंगे, तो 2-2 मील दूर कंटेनर लगा दिए गए। उसके बावजूद लोग जलसागाह में आ गए। अगर आपको कोई खदशा है तो उसको काउंटर करें, प्रोटेक्शन दें, ये आपका काम होता है, हुकूमत का ये काम है। हुकूमत का काम वार्निंग्स देना नहीं होता। हुकूमत कभी भी वार्निंग्स को पब्लिक नहीं करती, हमेशा एक्शन लेती है। नहीं, आई एम श्योर एक्शन भी ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको पता है इस मुल्क में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं, अहम इंस्टीट्यूशंस पे हो चुके हैं जहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस बात का खदशा होता है कि दहशतगर्द कहीं आ जाए, तो वो अपने इंतजामात के साथ साथ आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको मौखर कर दें। मुझे नेक्टा का आखिरी नोटिफिकेशन दिखा दें जहाँ पर ऐसी बात की गई हो। ये सिर्फ PDM के जलसे से पहले याद आ गया है, जैसे कोविड याद आ गया था गुजरांवाला जलसे से पहले। ये तरीके बड़े यथकंडे जो हैं, ये बड़े फरसूदा हैं, ये नहीं चलते। आपका काम है, नेक्टा का काम है, नेशनल एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। बस अब पिछले मैं जी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उनका काम मुल्क में तशवीश फैलाना नहीं है, उनका काम है काउंटर करना। अगर टेररिस्ट थ्रेट है उसको काउंटर करें, आप रोकें उसको। अगर आप समझते हैं कि जलसागाह बदल दें, आपने जलसागाह बदल दी। तो लेकिन आपको पता है पिछले हफ्ते एक OGDCL का जो कॉन्वॉय था उस पर हमला हुआ, इसके अलावा एक और हमला हुआ, तो हमले हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ नेक्टा ने या एजेंसीज ने ये निकाला इसलिए है थ्रेट क्योंकि आपका जलसा रुकना है। पिछले हफ्ते हमारे कोई 15 से 20 जवान वहां पे शहीद हुए हैं, दूसरे इलाकों में हो रहे हैं, तो ये हकीकत है ना। पाकिस्तान बना है, हमले भी हो रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं। आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, आप जलसे खत्म तो नहीं कर सकते। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी फिर PDM मिलेगी। जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत पर आती है, आप एक खत से जिम्मेदारी दूर नहीं कर सकते। आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। लेकिन आपको याद होगा शायद अब्बासी साहब, क्योंकि PTI ने तो बड़े जलसे किए, बड़ी उन्होंने तहरीक चलाई जब आप लोग हुकूमत में थे। उस वक्त जब कोई एडवाइजरी आपकी तरफ से ऐसी थ्रेट अलर्ट आती थी तो इमरान खान साहब का एक ही कहना होता था, चाहे वो शहर के हवाले से हो या बॉर्डर पे कुछ होता है, कि जब भी हम सड़कों पे निकलने की बात करते हैं या इंडिया की तरफ से जो है हमला हो जाता है या LOC पे जो है फायरिंग का तबादला शुरू हो जाता है या मुल्क में कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ जाती है, मसला ये कि उस वक्त वो भी यही मौक़िफ़ देते थे। नहीं, मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है। हमने तो कभी LOC पे फायरिंग नहीं कराई कि इमरान खान यहाँ के 5 महीने बैठा रहा। कभी कोई थ्रेट परसेप्शन वहाँ इशू हुई, नेक्टा ने कोई थ्रेट परसेप्शन दी, किसी ने कुछ कहा, यहाँ पर दूसरा धरना 2-3 हफ्ते जारी रहा, किसी ने कोई कहा उनको। ये पुरानी सोच है, पुरानी बातें हैं, इनको छोड़ दें तो बेहतर है। अंसार अब्बासी साहब की खबर 2-3 रोज़ पहले भी आई थी, आज भी खबर आई कि नवाज शरीफ साहब ने जब कह दिया था कि मेरे के पार्टी लीडरशिप से मशवरा करे बगैर कोई नहीं मिलेगा इस्टेब्लिशमेंट से, इदारों से, लेकिन उसके बाद भी आज रिपोर्ट हुआ है, मुलाकात हुई जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे और आपके दीगर रहनुमा थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट किया और फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और इस बात में नवाज शरीफ खफा है, ये रिपोर्ट हुआ है कि ये बात दुरुस्त है? मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ये बात हकीकत है कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि जो मुलाकातें, जो मुल्की मुफाद की मुलाकातें थीं, FATF के बिल्स पर, GB के मामले पर, उनकी तशहीर और रंग ऐसा दिया गया कि शायद अपोजिशन कोई ज़ाती मुफाद हासिल करना चाहती है। तो अगर मुलाकातें होनी चाहिए, होती हैं, लेकिन अब जो मुलाकात होगी वो तशहीर करके होगी ताकि उसको गलत रंग न दिया जाए, ये फ़र्क है। मुलाकात ज़रूर होगी, जब भी कोई कौमी मामला होगा बात होगी। अगर किसी ने मुलाकात की है बगैर इजाज़त के तो गलत किया है। ऐसा हुआ है क्या नवाज शरीफ के अहकामात को नज़रअंदाज करके मुलाकात हुई है? किसी ऐसी बात के इल्म नहीं है, क्योंकि ख्वाजा साहब तो आज यहीं थे, कल वो नैब में थे लाहौर में। अगर उनकी वहाँ पे शहबाज साहब से मुलाकात हुई तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं है। रिपोर्टेडली एहसन इकबाल, राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ साहब ने मुलाकात की है, जिस पे नवाज शरीफ साहब गुस्सा हैं, नाराज़ हैं कि उनसे उनके अहकामात के बावजूद ये मुलाकात क्यों हुई। आज ये रिपोर्ट हुआ है। मैं इस बात को, एहसन इकबाल साहब पिछले 3 दिन से, आज कल भी हम सारे दिन इकट्ठे थे, परसों की बात नहीं, खबर अभी आई है, लेकिन मुलाकात पहले थी। नवाज शरीफ साहब के अहकामात तो APC के बाद आ गए थे, उसके बाद की बात थी। मुझे इसके इल्म नहीं है। सही। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी 2 रोज़ पहले ये बात कही थी मुलाकात के हवाले से, ये ज़रा सुन लीजिए, इसके बाद सवाल करूँगा। जी, हमने 2.5 साल जो है वो इस कोशिश में इनसे बड़ी गालियां खाई हैं। अब हम जो है वो तीसरे फ्रीक से ही ये मुतालबा है हमारा कि वो स्टेप इन करें और ये जो जाली और सिलेक्टेड जो निज़ाम कायम किया गया है
इसको ख़त्म किया जाए। राणा साहब, तीसरा फ्रीक कौन है? एस्टेब्लिशमेंट तीसरा फ्रीक है जी। अब्बास साहब, अब आपकी तो मूवमेंट ही यही है कि तीसरे फरीक की इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी बैठ के यही कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि तीसरे फरीक से हम बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। आप उनको स्टेप इन करने का भी कह रहे हैं सियासत में, और फिर ये मूवमेंट भी चला रहे हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। दोनों साथ तो नहीं चल सकते। इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए एक अलग इशू है, इन्वॉल्वमेंट है। आज एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, हुकूमत खुद कह रही है, फौज एक्सेप्ट कर रही है, इमरान खान साहब ने खुद कहा है। तो एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, तो बात उन्हीं से करनी पड़ेगी। जब बात होगी, जब ज़रूरत होगी बातचीत की, वो तशहीर करके बात हमेशा उन्हीं से होती है जिनके पास इख्तियारात हों। आपके पास इख्तियार ना हो, मुझे आपसे बात करने का मकसद कोई नहीं है। तो बात करने का जब मामला होंगे, क्योंकि जिस नहज पे ये मामला जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातचीत तो होनी पड़ेगी। आप तो पहले भी कहते रहे कि कौमी मामला मैं तो एक साल से कह रहा हूँ, कि एक कौमी डायलॉग कर लें। अब आप वहीं पर पहुंच गए। लेकिन वो बात किस इशू पर होगी? इस इशू पर होगी कि हमारे केसेस खत्म कर दें तो यही निज़ाम चल सकता है, या हमारे केसेस खत्म कर दें तो हम हुकूमत में भी अपना इक़्तिदार पूरा कर लें और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, या बात इस पर होगी कि हाँ सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन होना चाहिए? यार मैं आपको लिख के दे दूँ, हमारे केस आप करते रहें। झूठे केस में कभी कुछ नहीं मिलेगा, करते रहें, पूरी ज़िंदगी चला लें। मैं अब इन केसों की हकीकत भी अवाम के सामने रखूँगा। मेरा तो ओपन चैलेंज है कि कैमरे लगाएं और हमारी तफ्तीश करें, कैमरे लगाएं और हमें प्रोसिक्यूट करें। अदालतों में कैमरे क्यों नहीं लगाते, क्यों घबराते हैं? बात होगी असूल पर, और वो असूल बड़ा वाज़ेह है। मैं भी आपको बता देता हूँ, कोई उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात अगर करनी है, इस बात पर बात होगी कि हम इलेक्शन में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, अवाम की इमानत में ख़यानत नहीं होगी, जो APC वोट का एहतराम होगा APC का। दूसरी बात, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, हर इदारे अपनी आइनी हदूद में रहेंगे। ये दो बातें हैं जिन पर जो बुनियाद है किसी भी बातचीत की। इसके अलावा कोई बात, केस जिसने किए हैं वो भी शर्मिंदा है, जो प्रोसिक्यूट करता है वो भी शर्मिंदा है। ठीक है, 2 साल हो गए, एक भी करप्शन का केस बन नहीं सका। झूठे केस आप बनाते हैं। अब गाड़ियों का केस बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने गाड़ियाँ खरीद ली, गाड़ियाँ चलाने वाले को भी उसमें शामिल कर दें। चलिए, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। उसके बाद आज तफसीली फैसला आ गया है। रेफरेंस पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, आज उसका तफसीली फैसला आया है। अहम नुकात उसके आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह पहले अपने मुख्तसर फैसले में सदाती रेफरेंस को कलअदम करार दिया था, जिसकी तफसीली वजूहात आज तफसीली फैसले में बयान की गई हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का तहरीरी करदा तफसीली फैसला 224 सफ़हात पर मबनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस कलअदम क्यों करार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में तफसीली वजूहात बताई हैं और कहा है कि सदाती रेफरेंस नकाइस से भरा हुआ है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं है और ना ही रेफरेंस दायर करने से पहले जस्टिस फाइज ईसा को कोई नोटिस भेजा गया। लेकिन इस फैसले में यह भी कहा गया है कि यह रेफरेंस खामियों से भरा हुआ है, मगर यह रेफरेंस बदनीयती पर मबनी नहीं है। फैसले के सफ़ा नंबर 163 में यह भी बताया गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह लाजिम नहीं था कि वो अपने बीवी और बच्चों के असासे जाहिर करें, जबकि इस बात को भी रेफरेंस में बड़ी कोताही करार दिया गया है कि सदर आरिफ अलवी को अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने तो एडवाइस दी, मगर सदर मुमलिकत रेफरेंस से मुतालिक अपना माइंड अप्लाई करने में नाकाम रहे और सदर ने रेफरेंस पर किसी तीसरे फरीक से मुनसिफाना राय नहीं हासिल की, जिसकी वजह से वो इस रेफरेंस में मौजूदा खामियों और कोताहियों को जानने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में तहकीकाती इदारों की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के रिकॉर्ड जमा करने के अमल को भी गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात की कोई बाकायदा इजाज़त हासिल नहीं की गई थी, इसलिए इनके माली रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल करना भी गैर कानूनी था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जून में इस केस का शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था, जिसमें तमाम जजों ने रेफरेंस को इनवैलिड करार देते हुए कलअदम करार दिया था। 7 जजों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का मामला FBI को भिजवाने का मौक़िफ़ अपनाया था, जबकि 3 जजेस ने मामला FBI को भेजने की मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने यह रेफरेंस क्वॉश करते हुए
मामला एफबीआर को क्यों भेजा था। अपने आज के इस तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म की 2 वजूहात बताई हैं, जिसकी पहली वजह यह थी कि यह स्टैब्लिश किया जाना जरूरी है कि आला अदलिया के जजेस भी खुद पर लगने वाले इल्जामात पर जवाबदेह हैं। ये ना सिर्फ इनकी जाती साख बल्कि इदारे की साख के लिए भी जरूरी है। मामला एफबीआर को भिजवाने की दूसरी वजह यह थी कि दरख्वास्त गुजार यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त का एहतराम किया जाए, जिनकी ये दरख्वास्त है कि इनकी अहलिया आज़ाद टैक्स पेयर है, इसलिए आमदनी के जराए की अदम दस्तियाबी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात का सवाल भी पहले उनसे पूछे जाएं। इस केस से मुतालिक एक अहम सवाल यह भी था कि क्या सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है या नहीं। इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि इस केस में बदनीयती तो दिखाई नहीं देती, मगर यह बात दुरुस्त है कि इस रेफरेंस में कई संगीन कानूनी गलतियां की गई हैं, लेकिन शक की बुनियाद पर उठाया गया इकदाम बदनीयती से किए गए काम से मुख्तलिफ होता है। इस रेफरेंस में बेज़ाब्तगियां इस वजह से है कि यह रेफरेंस लापरवाही से तैयार किया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अहम इल्जाम यह भी था कि उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों के लंदन में मौजूद जायदाद के बारे में नहीं बताया, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि यह सिर्फ उसी वक्त जरूरी है कि जब बीवी और बच्चे डिपेंडेंट हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में यह इसलिए नहीं हो सकता कि इनकी अहलिया और बच्चे माली तौर पे आज़ाद है, और चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, इसलिए इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस फैसले का एक और अहम नुक्ता ARU से मुतल्लिक था, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में ARU के क़याम को गैर कानूनी करार दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस मौक़िफ़ को मानने से इनकार किया है और लिखा है कि अदालत के मुताबिक ARU का क़याम गैर कानूनी नहीं है और ना ही हुकूमत ने शहजाद अकबर को इसका सबरा लगाकर कोई गलत काम किया है। काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला पहले ही सुना दिया था। आज इसका तफसीली फैसला भी सामने आ गया है, जिसमें बड़ी अहम बात यह की गई है कि ये मामला पहले ही एफबीआर को भेजा जाना चाहिए था। हुकूमत पर यह तनकीद भी हो रही थी कि रेफरेंस बनाने से पहले इस मामले को एफबीआर में क्यों नहीं रेफर किया गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।